हेलो स्टूडेंट्स, सनराइज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, एनएमएमएस का जो सेट है, सेट का पहला चैप्टर मोशन का पहला पार्ट वीडियो बन चुका था। इसके बाद सेकेंड पार्ट में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने मोशन के बारे में पढ़ा, मोशन के प्रकार के बारे में पढ़ा, ठीक है, और हम लोग विस्थापन और दूरी के बारे में अच्छे से समझ गए थे, ठीक है। तो विस्थापन पढ़ने के बाद कुछ और टॉपिक इसमें रह गए हैं जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि एनएमएमएस का जो एग्ज़ाम होता है इससे रिलेटेड आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से देखिएगा, ये हर जगह आपको काम करेगा। ज़रूरी नहीं कि एनएमएमएस में ही काम करेगा, आपके 8 क्लास के एग्ज़ाम में भी काम करेगा, आपके और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप जो होते हैं उनमें भी ये काम करने वाला है। तो सारे बच्चे जो है ज्वाइन हो जाइए, देखिए इसको, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है क्या है कि दूरी और विस्थापन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। मतलब दूरी और विस्थापन जब हम लोग पढ़ लिए, ठीक है, दूरी और विस्थापन पढ़ने के बाद दूरी और विस्थापन से रिलेटेड कुछ तथ्य हैं, कुछ बातें हैं, वो भी जानना जरूरी है, ठीक है। कौन कौन सी बातें हैं यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, कहता है कि गतिमान वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है, परंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकती है। सही बात है। क्या कहा जाता है कि गतिमान वस्तु का विस्थापन जो है शून्य हो सकता है, लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि जो विस्थापन होता है, तय की गई दूरी का न्यूनतम दूरी को बताना होता है। प्रारंभिक बिंदु से लेकर के अंतिम बिंदु के बीच का न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। तो हो सकता है कि कोई आदमी, मान लीजिए एग्जाम्पल में आप देखिए, यहाँ पे कोई आदमी क्या होता है, कोई आदमी मान लीजिए कि ए बिंदु से चलना शुरू करता है, ए बिंदु से चलना शुरू करता है, और ए बिंदु से चलना शुरू करता है। मान लीजिए कि यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, यहाँ से, है ना। अब फिर से जो है ये क्या करता है, घूम करके जो है वापस ए के पास आ जाता है, वापस ए के पास आ जाता है। इतना घूम करके फिर से ए के पास वापस आ जाता है। तो इसका जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। इसका विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो न्यूनतम दूरी है वो शून्य हो गया, है ना, ये चीज़। अब दूरी किसको बोलेंगे, तो जितना ये चला गया, जितना ये चला, ये क्या है, ये दूरी है। और दूरी शून्य नहीं हो सकता है, ये हमेशा जो है पॉजिटिव रहेगा। दूरी शून्य नहीं हो सकता है, याद रखिए। विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन दूरी शून्य नहीं होगा। आगे चलेंगे हम लोग। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। विस्थापन का जो है मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो हो ही गया, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। गतिमान वस्तु का विस्थापन, तीसरा में देखेंगे, गतिमान वस्तु का विस्थापन तय की गई दूरी से कभी भी अधिक नहीं होता है। याद रखिए, आपसे क्या कहा जा रहा है कि गतिमान वस्तु का जो विस्थापन है तय की गई दूरी से कभी अधिक हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्योंकि न्यूनतम दूरी पता करना है तो जितना चला जाएगा उतना से तो मापा ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं दोनों का मतलब। देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है ए बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, ऐसे जो है इसका रास्ता बना हुआ है, घूम फिर करके जो है बी तक क्या करता है, पहुँचता है, ठीक है। तो जो घूम करके जो पहुंचा बी तक, इस पथ को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, डिस्टेंस, जो तय की गई दूरी है, डिस्टेंस कह देंगे। अब विस्थापन किसको कहेंगे, तो हम क्या करेंगे, सीधी दूरी को मापेंगे। ए से घूम करके नहीं, ए से बी जो है कितना दूरी पर है, एकदम सीधा दूरी एकदम मापेंगे। और सीधा दूरी मापेंगे तो इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन। तो विस्थापन और दूरी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और बता दें कि विस्थापन जो है
विस्थापन फिर से बताते हैं, विस्थापन शून्य भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, याद रखिए। ठीक है, शून्य भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से क्या शून्य हो सकता है, दूरी, विस्थापन, तो आपको विस्थापन में मारना होगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। इसके बाद जो है अगला टॉपिक, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है चाल। चाल देखिए, चाल, चाल यानी कि क्या चीज़, स्पीड। बोलते हैं ना, कोई भी वाहन जब चलता है तेज गति से तो बोलते हैं कि अरे इतना स्पीड चल रहा है। तो स्पीड चल रहा है मतलब कहता है कि इतना की स्पीड चल रहा है, 40 की स्पीड चल रहा है। इसका मतलब क्या होता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है, ऐसा कुछ कहा जाता है। ठीक है, स्पीड क्या होता है समझते हैं। किसी वस्तु द्वारा, वस्तु में कुछ भी हो सकता है, साइकिल, कार, ट्रेन, बुलेट ट्रेन, कुछ भी हो सकता है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, याद रखना। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक का मतलब इकाई समय में, ठीक है, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ये जो चाल है ना वो अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं है। ठीक है, तथा इसका जो SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसको आप अगर इसका मात्रक जो है थोड़ा बड़ा करें तो हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकेंड या फिर किलोमीटर प्रति घंटा में बताते हैं। चाल का जो फॉर्मूला होता है चली गई दूरी बटा लिया गया समय, मतलब कितना दूरी चला गया और बट्टा में कितना लिया गया समय को चाल कहते हैं। अगर हम इसका मात्रक बनाएं तो देखिएगा, आप समझिएगा, दूरी का मात्रक होता है मीटर, क्या होता है, मीटर, और लिया गया समय मतलब समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो हम इसको कह सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। तो ये सूत्र से भी जो है मात्रक बनता है, सूत्र से क्या बनता है, मात्रक बनता है। ओके, अब यहाँ हम लोग आगे जानेंगे, ध्यान समझिएगा, नोट में कुछ बातें हैं, समझ लेते हैं इसको। एक गतिमान वस्तु की चाल सदैव धनात्मक होती है ना, एक गतिमान वस्तु की चाल सदैव धनात्मक होती है, यह कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता है। ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। चाल जो है सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक और शून्य नहीं हो सकता है। कैसे होगा, कहीं ना कहीं कोई स्थिर, अगर मान लीजिए कार रहेगा, थोड़ा सा भी आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा भी आगे बढ़ेगा तो उसका चाल प्लस में ही होगा, माइनस में नहीं होगा। ठीक है, और न शून्य होगा। जब चलेगा तभी जो है चाल कहलाएगा। ये चीज़ें हैं, तो न शून्य होगा न ऋणात्मक होगा, केवल धनात्मक होगा, क्या, चाल। ये चीज़ है। तो आप देख सकते हैं फिगर चाल, जैसे ऐसे ही समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चाल का देखिए ग्राफ है, आप समझ सकते हैं। जो चाल है उसका ग्राफ जो है इस तरह से, अगर मान लीजिए कि समान चाल से चल रहा है तो ये ग्राफ होगा, असमान चाल से चल रहा है तो ये वाला होगा। असमान चाल का मतलब क्या होता है, रुक रुक करके अगर भीड़ में कोई मान लीजिए गाड़ी चल रहा है तो रुक रुक के चलेगा तो असमान चाल होगा, और जो एकदम हाईवे पे चल रहा है, जो लगातार वही चाल में चल रहा है तो एक समान चाल होता है। ठीक है, ये एक चीज़ याद रखिएगा। एक समान चाल और असमान चाल को आपको बता दी है, पिछला वीडियो में देख सकते हैं जाकर के। इसके बाद जो है अगला आता है वेग, यानी कि वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेग क्या होता है यहाँ समझिएगा। चाल तो पढ़ लिए, वेलोसिटी गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी अर्थात विस्थापन को वेग कहते हैं। ध्यान समझिए, वो क्या था, चाल था जिसमें दिशा नहीं था। ठीक है, और ये वेग कैसे हो गया, क्योंकि इसमें दिशा है, किधर जाना है। अगर देखिए चाल और वेग में अंतर यही है, चाल में कोई दिशा नहीं दिया हुआ है, किधर भी जा सकता है,
ठीक है, किधर से आ रही है किधर से जा रही है पता नहीं चलता है चाल में, लेकिन वेग में आपको पता चलेगा कि कितना माने कहाँ जाना है, किधर से आ रहा है, मतलब दिशा पता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, या विस्थापन भी हम कह सकते हैं। विस्थापन को वेग कह सकते हैं, क्योंकि विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन भी एक प्रकार का जो है उसमें दिशा होता है, यानी सदिश राशि है। उसी प्रकार से वेग भी एक सदिश राशि है। इसको हम लोग v से सूचित करते हैं, वेग को v से सूचित करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए, वेग बराबर निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटा समय अंतराल, मतलब निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटा समय अंतराल, कितना समय लगा, ये इसका फॉर्मूला है। इसको हम लोग जो है कह सकते हैं, जब आपको पता है कि विस्थापन को वेग कहते हैं, तो यहाँ पे निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम विस्थापन भी कह सकते हैं, है ना, विस्थापन और बटा लिया गया समय। अब डेल्टा ऐसे, डेल्टा का मतलब देखिए, डेल्टा है, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, यानी कि विस्थापन में परिवर्तन, और ये हो गया लिया गया समय, यानी कि समय में परिवर्तन या समय अंतराल कह सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया आपका वेग का। यहाँ पे समझेंगे, वेग एक सदिश राशि है। अभी बताइए कि जिसमें दिशा होता है उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, जो होता है चाल का, इसका भी वही होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसका आपको जो है मात्रक भी पता चल गया, कौन सा राशि है पता चल गया, डेफिनेशन पता चल गया, और फॉर्मूला भी पता चल गया। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। अगर कोई मान लीजिए डायरेक्शन के, कोई भी वाहन अगर डायरेक्शन के साथ चल रहा है, दिशा के साथ चल रहा है, तो वेग है, और जो बिना दिशा के साथ चल रहा है वो चाल है। याद रखिएगा, चाल जो है अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है ना। नोट में कुछ बातें हैं, समझ लीजिए। यदि कोई वस्तु एक सीधे पथ पर गति कर रही है, तब इसके वेग का परिमाप वेग वस्तु के चाल के बराबर होता है। याद रखिए, यदि कोई वस्तु एक सीधे पथ पर, हाईवे पर मान लीजिए चल रही है, ठीक है, गति कर रही है, तब इसके वेग का जो परिमाण होगा, वेग के परिमाण होगा, वेग यानी वेग वस्तु की चाल के बराबर होगा, यानी कि वेग जो होगा वो चाल के बराबर होगा। कब? जब एक समान चाल से चल रहा है तब। ठीक है, यहाँ पे ये बात हो गई। अब इसके बाद जो है आ जाता है त्वरण, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? देखिए, गतिमान पिंड के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। ऐसा कहा जा रहा है, गतिमान कोई पिंड है, कोई वस्तु है, कार ही मान लीजिए गतिमान है, गति में है, ठीक है, और एकाएक उसमें परिवर्तन आ जाए, या तो एकदम स्लो हो जाए या तो बहुत तेज हो जाए। जैसे कि कोई एक समान चाल से कोई कार चल रहा है मान लीजिए, ठीक है, एक समान चाल से कोई कार चल रहा है और चलते चलते एकाएक बढ़ गया, बहुत तेज हो गया, तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे? त्वरण कहा गया। ये त्वरित गति है, त्वरित गति हो गया, बहुत तेज एकाएक जो है वो स्पीड हो गया। या आप एकाएक स्लो कर दीजिए ब्रेक मार के, तो वो भी जो है आपका त्वरण हो गया। ठीक है, इसे ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं, छोटा ए से। ठीक है, त्वरण का जो फॉर्मूला होता है, वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, यानी कि वेग में परिवर्तन बटा वेग, यानी कि देखिए वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, याद रखिए, वेग में जो परिवर्तन हुआ उसमें लगा समय को हम लोग कहेंगे। तो त्वरण का ये फॉर्मूला हो जाता है। इसको शॉर्ट में वेग में परिवर्तन, याद रखिएगा, याद रखिएगा, v जो है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो याद रखिए, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, v बराबर जो हो जाता है वो होता है अंतिम वेग, और u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग। दोनों को जब घटा देंगे, और डेल्टा टी का मतलब समय में परिवर्तन। तो ये आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं त्वरण का फॉर्मूला। आप यहाँ त्वरण का त्वरित गति आप देख सकते हैं। मान लीजिए ये आप देख रहे हैं, ये कार को देख रहे हैं, स्लो में चल रहा होगा, एकाएक बहुत तेज हो गया, और बहुत तेज हो गया तो आप देख रहे हैं इधर जो आप देख रहे हैं कितना इधर धूल उड़ाया हुआ है। पहले लग रहा है कि ये बादल में है ना। तो धूल उड़ने का कारण क्या है? धूल उड़ने का कारण हो गया त्वरण, यानी एक प्रकार से कहिए कि एकाएक स्पीड हो गया, और एकाएक स्पीड हो गया मतलब कि त्वरित हो गया, त्वरित गति हो गया, इसलिए इसको त्वरण कहेंगे। ठीक है, तो त्वरित गति क्या होता है? मान लीजिए कोई जो है वेग से चल रहा है और एकाएक बढ़ गया और एकाएक फिर घट गया, तो ये क्या हो जाएगा? एक प्रकार से जो है त्वरण हो गया। क्लियर है? त्वरण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है आगे चलते हैं।
त्वरण एक सदिश राशि है एवं इसका SI मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है। इसका भी जो है मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है और ये एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसके बाद जो है आगे हम लोग चलेंगे गति के समीकरण। गति के समीकरण आप लोगों को 9th क्लास में पढ़ना है, लेकिन केवल गति का समीकरण आप लोगों को यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। याद रखिएगा कि ये गति का समीकरण है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला जो है v बराबर u प्लस AT, ये गति का पहला नियम है। ठीक है, पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। हाफ मतलब 1/2 AT स्क्वायर। ये आपका समीकरण दूसरा है, गति का दूसरा समीकरण। गति का तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये गति का तीसरा समीकरण है। ठीक है, यहाँ पे आप चलेंगे u का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक वेग, v का मतलब अंतिम वेग, a का मतलब त्वरण, t का मतलब समय। ठीक है, t का मतलब क्या होता है, समय, और s का मतलब t समय में चली गई दूरी। ठीक है, समय मतलब समय में, कोई समय में चली गई दूरी, इसको बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो पहला चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा अगले वीडियो में आपका आएगा पार्ट 3 में। ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो है आने वाला है, जल्दी वीडियो आएगा उसका, और आप उसको देखना मत भूलिएगा क्योंकि जितना आपने 2 पार्ट के वीडियो में पढ़े हैं आपने, ठीक है, अब कोशिश ये करेंगे, ठीक है, कोशिश ये करेंगे कि एक ही पार्ट में जो है सारा कुछ दे दें आप लोगों को, है ना, कोई अलग अलग पार्ट नहीं। लेकिन होता क्या है कि थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम की वजह से ऐसा करना पड़ता है। ठीक ना, अब क्या होगा कि एक ही वीडियो में सारा चैप्टर जो है, सारा चैप्टर नहीं, एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करके आपको देंगे ऑब्जेक्टिव के साथ। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, तो अगला वीडियो आपका इसका ऑब्जेक्टिव आएगा और उसमें ज़रूर जो है वीडियो को वॉच करिएगा क्योंकि वही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट प्रश्न उसमें पूछा जाएगा। ओके, जो एग्ज़ाम में आने वाला होगा, और जितना भी आपने पढ़ा है उस देख लीजिएगा भी कि हाँ भाई कितना पढ़े हैं। ओके, कितना याद है आपको। ओके, तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।